लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खुद बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही एनडीए को सभी 243 सीटों पर लड़ाने का भी। लेकिन सवाल यह है कि जिन चिराग ने पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत कर दी थी, वे उनके साथ खड़े हो पाएंगे? क्या है नीतीश और पासवान के बीच की पुरानी अदावत? क्या लोकसभा में 5 की 5 सीटें जीतने वाले चिराग को उतनी सीटें मिलेंगी जितनी वो मांग रहे हैं? यह दबाव बनाने की राजनीति है या फिर किंग मेकर बनने की रणनीति? इन सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। साथ ही बताएंगे आपको इंदौर के उस कपल के बारे में भी जिसको लेकर मेघालय पुलिस ने ऐसा खुलासा किया है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। मणिपुर में फिर से क्यों भड़क गई है हिंसा, इसके बारे में भी आपको तफसील से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव समाचार। पहली खबर में बात इंदौर के चर्चित हनीमून कपल की, जो मेघालय में लापता हो गया था। मेघालय पुलिस ने आज पूरे मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। लापता नवविवाहित सोनम रघुवंशी बदहवास हालत में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर पाई गई। इधर मेघालय पुलिस ने मध्य प्रदेश से 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को गिरफ्तार किया, जो अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने मेघालय गए राजा रघुवंशी की हत्या के आरोपी हैं। इसके अलावा एक चौथे आरोपी राज कुशवाहा को भी मेघालय पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे कथित तौर पर सोनम रघुवंशी का प्रेमी बताया जा रहा है। मेघालय पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे सोनम और राज के प्रेम प्रसंग को ही बताया है। राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी के पिता के यहाँ काम करता था, वहीं दोनों की जान पहचान हुई। मेघालय पुलिस के मुताबिक राज खुद मेघालय नहीं गया, बल्कि राजा की हत्या के लिए उसने भाड़े के हत्यारों को भेजा। वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स का हैंडलर था, जो इंदौर से ही उन्हें निर्देश दे रहा था। मेघालय पुलिस के इस खुलासे ने लोगों को चौंकाया है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से लोग पति पत्नी दोनों को लापता मानकर चल रहे थे और इस घटना के पीछे टूरिस्ट को टारगेट करने वाले लोकल क्रिमिनल ग्रुप्स को ही जिम्मेदार माना जा रहा था। इंदौर के रहने वाले सोनम और राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। 22 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए थे। 23 मई को आखिरी बार कपल का परिवार से संपर्क हुआ था। जब काफी समय तक दोनों से बात नहीं हो पाई तो परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से बात की। मामला टूरिस्ट की सिक्योरिटी और राज्य की छवि से भी जुड़ा था, इसलिए मेघालय पुलिस भी एक्टिव हुई। 2 जून को राजा की लाश चेरापूंजी में बरामद हुई, साथ में एक खंजर भी मिला। अभी तक टूरिस्ट की गुमशुदगी की जांच कर रही पुलिस ने अब हत्या के एंगल से जांच शुरू की। स्थानीय लोगों और टूरिस्ट गाइड से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि सोनम और राजा के साथ 3 और लोग थे जो उनके साथ चल रहे थे और हिंदी में बात कर रहे थे। सोनम का कहीं अता पता नहीं था। कभी किडनैपिंग तो कभी बांग्लादेश ले जाने के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन 8 जून की रात मेघालय पुलिस ने मध्य प्रदेश से 3 लोगों की गिरफ्तारी कर जो खुलासा किया, उसने सबको चौंका दिया। सुबह होने तक सोनम रघुवंशी की लोकेशन भी मिल गई। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम ने अपने परिजनों को फोन किया, जिसके बाद परिजनों ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया। सोनम फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस की निगरानी में है। अभी तक सोनम का कोई बयान नहीं आया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में फिलहाल सोनम की संलिप्तता से इनकार नहीं किया है। फिलहाल पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सोनम रघुवंशी की रिमांड के लिए मेघालय पुलिस की टीम उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गई है। सोनम मेघालय से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तक कैसे पहुंची? उनके पति की हत्या कैसे हुई? किसने की? क्या पति की हत्या में वो शामिल थीं या फिर उसकी शादी के बाद राज कुशवाहा ने राजा की हत्या का फैसला लिया? इन सवालों का जवाब आगे पुलिस की जांच से सामने आएगा और जो भी पता चलेगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आई है मणिपुर से। मणिपुर में हिंसा और आगजनी की खबरें एक बार फिर से सुर्खियों में है। मैतेई संगठन अरम्बाई टेंगोल के नेता कानन सिंह समेत कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद राज्य में स्थिति काफी बिगड़ गई। लोग सड़कों पर निकल आए, आगजनी और हिंसा शुरू कर दी। इन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों और सरकारी बसों को फूंक दिया, सड़कों पर आगजनी की और बिल्डिंगों में घुसकर तोड़फोड़ की और कुछ प्रदर्शनकारियों ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की भी कोशिश की। प्रदर्शनकारियों के उग्र रवैये को देखते हुए प्रशासन ने घाटी के 5 जिलों इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, थोबल, विष्णुपुर और काकचिंग में कर्फ्यू लगा दिया है
और इंटरनेट सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई हैं। इस घटना के बाद राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने बीजेपी विधायक के इबोमचा के साथ बैठक की और स्थिति पर बातचीत की। बातचीत के बाद बीजेपी विधायक इबोमचा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 5 लोगों में से एक कानन सिंह को सीबीआई ने और बाकी 4 लोगों को मणिपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि कानन सिंह को 2023 में मणिपुर हिंसा में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं बाकी अन्य लोगों को पुलिस पूछताछ में सहयोग के लिए गिरफ्तार किया गया है। कानन सिंह मैतेई लीडर हैं और अरम्बाई टेंगोल संगठन के सक्रिय सदस्य हैं। वो इससे पहले मणिपुर पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, लेकिन ड्यूटी में लापरवाही के चलते उन्हें उनके पद से सस्पेंड कर दिया गया था। मणिपुर में मई 2023 से ही मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा शुरू हुई थी। लगातार खराब हालात के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के आदेश दिए थे। मणिपुर में हुई इस हिंसा से अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। करीब 2 साल बीत जाने के बाद अब तक हिंसा थमती नहीं दिख रही है। अगली खबर के लिए चलते हैं बिहार। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बिहार में साल के आखिरी महीने में चुनाव होने हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि वो हमेशा से बिहार की राजनीति में वापस आना चाहते थे और राज्य की राजनीति में अपना योगदान देना चाहते थे। इससे पहले भी उनकी पार्टी के नेताओं की ओर से इस तरह के संकेत आए थे कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये सीट कौन सी होगी, क्या चिराग आरक्षित सीट से लड़ेंगे या फिर सामान्य सीट से, ये तय नहीं हुआ है। 8 जून को आरा में एक रैली को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। चिराग ने कहा कि ये मैं लोगों पर छोड़ता हूं कि मुझे किस सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। चिराग ने भले ही एनडीए को भारी जीत दिलाने के लिए सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन अभी तक इस पर एनडीए के बाकी दलों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और इसे चिराग पासवान की सीट बंटवारे से पहले दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर ही देखा जा रहा है। बीजेपी और जेडीयू पहले ही 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अड़े हुए हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। अगर 200 सीटें बीजेपी और जेडीयू के बीच बंट जाती हैं तो फिर बाकी की बची 43 सीटें चिराग पासवान की पार्टी, मोदी सरकार में ही कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के बीच बांटना आसान नहीं होगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट का हवाला देते हुए चिराग 40 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग ने 5 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारे थे और 5 में जीत दर्ज की थी। इस 100% स्ट्राइक रेट की ही वजह से चिराग पासवान को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली और फूड प्रोसेसिंग जैसा भारी भरकम मंत्रालय भी, जो कभी उनके पिता के पास होता था। लेकिन अब चिराग अपने पिता की तरह दिल्ली की राजनीति नहीं करना चाहते। कम से कम उनके हालिया बयान तो यही दावा करते हैं। चिराग ने फिर से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा बुलंद किया है, जो आखिरी बार 5 साल पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में सुनाई दिया था। तब भी उन्होंने एनडीए गठबंधन से 30 सीटों की मांग की थी और दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन डिमांड पूरी नहीं हुई। आहत चिराग ने आधे एनडीए से बगावत कर दी। आधे एनडीए का मतलब बीजेपी के साथ रहे, खुद को मोदी का हनुमान बताया, लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और राज्य की 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। जहां जहां नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, चिराग ने खुलकर वहां उनका विरोध किया। चिराग अगर अपने प्रयास में सफल हो जाते तो अपने पिता की तरह राजनीति के सफल मौसम वैज्ञानिक कहलाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 137 में से केवल एक उम्मीदवार ही विधानसभा पहुंचा। भले ही चिराग को उस तरह की सफलता ना मिली हो, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को तगड़ा झटका जरूर दे दिया था। 2015 में 71 सीटें जीतने वाली जेडीयू महज 43 सीटों पर सिमट गई थी। 33 सीटों पर चिराग ने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। 28 सीटों पर एलजेपी उम्मीदवार को मिले वोट जीत हार के अंतर से अधिक थे।
5 सीटें ऐसी थी जिनमें एलजेपी दूसरे नंबर पर थी और जेडीयू तीसरे। एलजेपी भले ही जीत ना पाई, लेकिन नीतीश कुमार को उन्होंने अपने होने का एहसास जरूर करा दिया था। यही चिराग की सफलता थी। हालांकि इस तरह से नीतीश कुमार को कमजोर करने के पीछे बीजेपी का हाथ होने की बातें भी कही गई, लेकिन बीजेपी ने कम सीटें होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। बाद में चिराग की वापसी जरूर हुई, लेकिन नीतीश कुमार के साथ उनके असहज रिश्ते जारी रहे और ये नया नहीं था, रामविलास पासवान के जमाने से चला आ रहा है। 2005 के विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान की एलजेपी ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था। लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे, जबकि रामविलास पासवान उर्वरक मंत्री। लेकिन कांग्रेस या लालू यादव के साथ जाने की बजाय रामविलास पासवान ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। यहां रामविलास पासवान ने कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। नतीजे आए तो सब चौंक गए। किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला था। एलजेपी के खाते आई 29 विधानसभा सीटें। रामविलास पासवान किंग मेकर की भूमिका में थे। वो बना भी सकते थे और बिगाड़ भी सकते थे। अगर वो केंद्र में यूपीए के अपने सहयोगी लालू यादव को समर्थन दे देते तो फिर से आरजेडी का मुख्यमंत्री बन जाता, लेकिन रामविलास पासवान ने यहां एक अनोखी शर्त रख दी। कहा कि समर्थन इसी शर्त पर मिलेगा कि लालू यादव किसी मुस्लिम समाज के शख्स को मुख्यमंत्री बनाए। पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी काबिज थी। लालू यादव कुर्सी परिवार से बाहर जाने नहीं देना चाहते थे। रामविलास अड़े रहे और उनके इस फैसले ने बिहार की पूरी राजनीति को बदल कर रख दिया। 15 साल से सत्ता में काबिज लालू यादव बिहार की सत्ता से बाहर हो गए और ऐसे बाहर हुए कि अब तक वापसी नहीं हुई है। 2005 में राष्ट्रपति शासन के बाद विधानसभा भंग हुई, दोबारा चुनाव हुए और बिहार में नीतीश युग की शुरुआत हुई, जो पिछले 2 दशक से बदस्तूर जारी है। लेकिन 2007 में नीतीश कुमार की सरकार ने रामविलास पासवान को तगड़ा झटका दिया। नीतीश कुमार ने राज्य महादलित आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। ऐसी जातियां जो दलित वर्ग में भी हाशिए पर थीं, उनके लिए अलग से महादलित वर्ग बनाने का ऐलान कर दिया। महादलित कैटेगरी में पासवान समुदाय शामिल नहीं था। 16% दलितों की आबादी में 6% आबादी पासवान समुदाय की थी। रामविलास पासवान, जो अब तक दलितों के नेता हुआ करते थे, पासवान समाज के नेता रह गए। नीतीश कुमार ने उनके वोट बैंक में सेंधमारी की। पार्टी का वोट शेयर और सीटें लगातार घटती चली गई। 2010 में पार्टी को महज 3 सीटें मिली, 2015 में 2 और 2020 में केवल 1 सीट आई। नीतीश कुमार ने जो झटका रामविलास पासवान की पार्टी को दिया, वो उससे उबर नहीं पाए। 2020 में चिराग ने पलटवार की कोशिश की। एक ही गठबंधन में होने के बावजूद दोनों के बीच की रसाकशी सार्वजनिक होती रही। हालांकि पिछले कुछ महीनों में चिराग और नीतीश एक दूसरे के साथ सार्वजनिक मंचों पर जरूर देखे गए हैं, लेकिन अभी भी ये बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान को उतनी सीटें देने के लिए तैयार होंगे जितनी वो मांग कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो चिराग क्या करेंगे। अकेले चुनाव लड़ने का अनुभव 2020 में वो ले चुके हैं। जाहिर सी बात है, चिराग एक बार फिर से महज वोट कटुआ बनकर नहीं रह जाना चाहेंगे। जिस तरह से संकेत आ रहे हैं, माना जा रहा है कि वो सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके पीछे रणनीति पार्टी को पासवान वोट बैंक से आगे ले जाने की है। चिराग अपनी सभाओं में जोर देकर सबको साथ लेकर चलने की बात कहते हैं। पार्टी के 5 सांसदों में से 2 महिलाओं के होने की बात कहते हैं। युवाओं और बिहारियों को प्राथमिकता देने की बात भी कहते हैं, और उनकी इन बातों से उनकी महत्वाकांक्षा साफ साफ दिखाई देती है। खुद को नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर दिखाने की महत्वाकांक्षा, बिहार का मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा, जो साफ साफ दिखाई भी देती है कि कोई भी केंद्रीय मंत्री राज्य सरकार में मंत्री बनने के लिए तो विधानसभा का चुनाव लड़ेगा नहीं। बीजेपी जरूर अपने नेताओं को इस तरह से चुनाव लड़ाती है, लेकिन यहां चिराग पासवान अपनी पार्टी के प्रमुख हैं। वो खुलकर 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। भले ही अभी एनडीए के लिए लड़ने की बात कह रहे हों, लेकिन इशारे साफ हैं। अपने पिता की तरह किंग नहीं,
तो किंग मेकर जरूर बनना चाहेंगे। चिराग पासवान के भविष्य को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज का खबरगांव समाचार यहीं पर समाप्त होता है। यह खबरगांव समाचार लिखा था मेरे साथी गौरव शर्मा पांडे ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी सर्वेश ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।